मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रिसर्च 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को समझेंगे लूसेंट की पुस्तक से। हम लोग देखेंगे क्या बातचीत है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के बाद बताई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का समापन कैसे हुआ था? तो बाढ़ के कारण ऐसा प्रमाण मान्यता है। ठीक है। अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। और अगर बात करते हैं ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ये दो कालखंड में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में बांटा गया। ये चीजें हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आए थे और अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है। यहाँ पे आके बसे थे। अगर बात करते हैं मैक्स मुलर की, तो मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर का मानना है कि मूल निवासी जो है आर्य, वो कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। और अगर आर्य के द्वारा निर्मित सभ्यता की बात करते हैं तो बात आती है वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्य का जो भाषा था वो क्या था? संस्कृत था। ठीक है। और बात करते हैं कि आर्य सभ्यता भाषा जो है वो समूह को इंगित करता है। आर्य सभ्यता भाषा क्या करता है? समूह को इंगित करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि आर्य की जो प्रशासनिक इकाई बताई गई है कि आर्य के समय में, वैदिक काल में जो आर्य के समय की बात चल रही थी, तो उसमें जो प्रशासनिक इकाई थी वो कैसी थी, कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित थे, कैसे लोग, कैसी उसके पद की बात की जाती थी, तो वो सारी बातें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसे आरोह क्रम में 5 पार्ट में बांटा गया है। इसे कौन कौन से पार्ट में है? तो एक बार इसे देखें टेबल को। कुल है, ग्राम है, विष है, जन है, और उसके बाद बात करते हैं तो राष्ट्र है। बात करते हैं कुल की, तो इसके प्रमुख को कुलक कहते हैं। ग्राम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? ग्राम के मुखिया को क्या बोलते हैं? ग्रामिणी बोलते हैं। विष के अगर प्रधान की बात करें तो विषपति बोलते हैं। जन के प्रधान की बात करें तो क्या बोलते हैं? जनपति बोलते हैं। और राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या आता है? राजा का बात आता है। ठीक है। यहाँ पे देख लिए, कुल की बात कुलक, ग्राम की ग्रामिणी, विष की विषपति, और जन की जनपति, राष्ट्र की राजा। तो ये इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाई, जो कि यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जन के शासक राजन कहलाते हैं, ये बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करें तो क्या है, राजाधिकारियों में पुरोहित और सेनानी, पुरोहित की बात कही गई और सेनानी की बात कही गई, तो ये प्रमुख हुआ करते थे। और इसमें से एक वशिष्ठ की बात करें, जो पुरोहित थे, वशिष्ठ की बात करते हैं तो वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है। कैसे थे? तो रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। कौन? तो किसकी बात कही गई? तो वशिष्ठ की बात कही गई। अब बात करते हैं हम लोग, रत्नी क्या है, ये रत्नी क्या कहलाती है? तो रत्नी की बात करें तो सूत व कम्मादी, सूत व कम्मादी नामक अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? रत्नी कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करें तो राजा सहित इसकी संख्या करीब 12 हुआ करते थे। पूरब की बात करते तो दुर्गपति की बात आती है। अस्पष्ट की बात करते तो जनता के गतिविधि को देखने के लिए जो गुप्तचर होते थे, देखने वाले गुप्तचर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरब बोलते हैं। ठीक है। तो ये बातें कही गई। अब वाजपति की बात करते हैं तो वाजपति में गौचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। कौन? तो वाजपति गौचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं उग्र की। उग्र क्या है? तो अपराधियों को पकड़ने के लिए इनका कार्य हुआ करता था कि ये अपराधियों को पकड़ते थे। किसकी बात की जा रही है? तो उग्र की बात की जा रही है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में न्यायाधिकारी की बात करें तो ऋग्वेद में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये बात कर लिए, प्रशासनिक इकाई की बात कर लिए। आगे देखते हैं सभा और समिति। सभा का नाम, तो सभा को ब्राह्मण और वशिष्ठ की सभा कहा जाता था और समिति को जन सामान्य की सभा कहा जाता था, समान जनता की सभा कहा जाता था। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपके पुस्तक में दी गई है लूसेंट की। अब बात करते हैं विदत और गण की। तो विदत और गण में देखें, यह सबसे प्राचीन संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्य से संबद्ध थी। ठीक है। तो इसमें जो संस्था की बात कही गई क्या थी? सैनिक और असैनिक अधार्मिक कार्यों की संस्था की बात कही गई है विदस में। अब बात करते हैं गण की, तो सर्वोच्च परामर्श निकाय, तो ये बातें कही गई। ये दोनों बातें आपके पुस्तक में नहीं है लूसेंट की। अगर बात करते हैं इधर, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बात कही गई, जो हम लोग अभी जस्ट कर लिए हैं, वही बात है। अब बात करते हैं, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। ठीक है।
इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ईशान। किसके अध्यक्ष को, तो सभा समिति की बात की जा रही है। अब बात करते हैं स्त्रियां को इसकी इजाजत थी कि वो सभा और समिति में भाग ले सके, तो हाँ बिल्कुल उसकी इजाजत उसे थी, सभा में और समिति में भाग ले सकती थी। तो ये सारी बातें कही गई। अब बात करते हैं कि जब युद्ध हुआ करता था कबीलाओं के बीच में, तो उसका नेतृत्व कौन क्या करता था, उसका नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। तो ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा क्यों किया गया, तो गाय उनके लिए प्रमुख थी, और गाय, गविष्टि का अर्थ बताया गया क्या है, गायों का खोज। ठीक है, गायों का खोज, इसके लिए युद्ध किया जाता था ये। अब बात करते हैं 10 राग युद्ध की, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। अब 7वें मंडल की बात यहाँ की जा रही है, तो यहाँ पे देखें मंडल की जो बात हुई है वो हम लोग ऋग्वेद में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को रिपीट नहीं करते हुए आगे चलते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुई थी, किस नदी के तट पे हुई थी, तो रावी नदी के तट पे हुई थी, जिसका प्राचीन नाम क्या है, तो परुसनी इसका प्राचीन नाम है। अब बात करते हैं ये किन के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, तो सुदास और 10 जनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसमें विजय किसकी हुई, तो विजय हुई सुदास की विजय हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। 10 राग युद्ध में जो लड़ाई हुई तो उसमें किसका विजय हुआ, वो कौन थे जो कि इस युद्ध को जीते थे, तो उसका नाम आता है सुदास की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा वर्ण था, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ब्राह्मण की बात कही गई थी, क्षत्रिय की बात कही गई थी, वैश्य की बात की गई थी, और शूद्र की बात की गई थी। तो ये सारी बातें थी। हम लोग देखते हैं क्या है कि यह विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित था। ये जो विभाजन की जाती थी क्या थी, व्यवसाय पर आधारित था। अब अगर देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों की उल्लेख मिलती है। तो ये सारी बातें कही गई है, ये चीजें हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए। अब बात करते हैं इसमें जो बातें कही गई 4 वर्णों की, तो 4 वर्णों की जो बात कही गई है, तो एक विराट पुरुष के शरीर से ये 4 भाग की बात कही गई है। तो अगर बात करें मुख से, तो मुख से बात कही जाती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण जो उत्पन्न हुआ है वो महान पुरुष के, परम पुरुष के मुख से हुआ है। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, और वैश्य उसकी जांघों से, और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी बातें कही गई। अब बात करते हैं कि ये कैसा समाज था, आर्य कैसा समाज था, तो पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, पितृ प्रधान था। बात करते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, अगर इस समाज की बात करें सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी, कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया कौन हुआ करता था, जिसका मुखिया हुआ करता था पिता। ठीक है, उस परिवार का पिता। अब बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग कुलप कहते थे। क्लियर है बात, तो ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं हम लोग स्त्रियों की, तो स्त्री इस काल में यज्ञ किया करती थी अपनी पति के साथ। ठीक है, अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो ये सारी बातें कही गई। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। यहाँ पे इस बात को साफ कहा गया कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो है आर्य समाज में प्रचलन में नहीं था। अब बात करते हैं क्या, विधवा अपने मृत मृत पति के भाई के साथ, ठीक है, छोटे भाई के साथ, मतलब अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। तो ये बातें कही गई। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। उसमें से ऋग्वेद में अगर कुछ नाम देखें तो क्या क्या नाम है, लोपामुद्रा नाम है, घोषा नाम है, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। किसमें, तो ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये सारे नाम है। अब गार्गी की बात करते हैं, तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। कौन, तो गार्गी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं की बात करें, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग अमाजू कहते थे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। बात करते हैं जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, आर्य का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ये जो सोमरस है ये किससे बनाया जाता था, तो वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे यह बातें कही गई। अब देखते हैं कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो कौन कौन सा वस्त्र था, नाम है वास, अधिवास और उसनीस। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे, तो नीवी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई कपड़ा को लेकर के। ठीक है, वस्त्र को लेकर के। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक टेबल में यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं इस टेबल को, कि प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक की बात करते हैं। तो यहाँ देखें दर्शन में चार्वाक, और प्रवर्तक कौन है, तो चार्वाक। ठीक है, योग दर्शन योग की बात करते हैं तो पतंजलि। सांख्य की बात करें तो कपिल है प्रवक। ठीक है, प्रवर्तक की बात करते हैं। अब न्याय की बात करें तो गौतम है। ठीक है, दर्शन में पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो इसमें कौन है, जैमिनी। इसमें प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी। वैशेषिक की देखें तो कदान।
तो कदान की बात कही गई। तो ये सारी बातें थी। हम लोग देखते हैं कि महर्षि कदान जो है, ठीक है, महर्षि कदान को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, महर्षि कदान को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्य लोग जो थे मनोरंजन के लिए क्या साधन प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो ये बात अगर ध्यान में रखें तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो संगीत संगीत में रुचि रखते थे, रथ दौड़ करते थे, घोड़ दौड़ करते थे एवं धुत क्रीड़ा करते थे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, गाय को अधन्य कहा गया, तो न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अगर बात करते हैं गाय की, तो गाय की हत्या करने वाले को, ठीक है, या उसे घायल करने वाले को क्या करते थे, वेदों में ऐसा बताया गया है, ऐसा व्यवस्था की गई है कि उसे मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। किसमें, तो वेद में ऐसा व्यवस्था बताई गई है। अब बात करते हैं आर्यों की। तो आर्य का प्रिय पशु की बात करें तो वो क्या था, घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता की बात करते तो कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, तो ये बातें कही गई। अब बात करते हैं आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा, और उसे हम लोग क्या कहते थे, श्याम ऐस कहा जाता था। बात करते हैं तांबे की, तो तांबे को लोहित ऐस कहते थे। तो ये बातें कही गई। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ था। लोहे का ज्ञान कब से हुआ था, तो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते थे, व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते थे, पनी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, तो पनी बोलते थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन की बात करें तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि कोई वस्तु दे करके कोई दूसरा वस्तु वापस लेना। ठीक है, कोई वस्तु दे के कोई वस्तु वापस लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, वेक नाट बोलते थे। ऋण देकर ब्याज देने वाले को क्या बोलते थे वो लोग, तो वेक नाट बोलते थे, सूदखोर बोलते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में कौन थे, तो अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, किसकी पूजा की जाती थी, तो अग्नि पूजा की जाती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य और देवता के बीच में, ठीक है, मध्यस्थ भूमिका निभाने वाली देवता का नाम बताए तो अग्नि। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों की। तो इसमें सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी की बात बताई गई है। सरस्वती नदी के बारे में बताया गया कि सबसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, सबसे पवित्र माना जाता है। और गंगा की बात करें तो ऋग्वेद में एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। और सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार है। ठीक है, कई बार है। तो इस तरह की बात बताई गई है। आप ये 4 नदी के बारे में इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या, तो सरस्वती नदी प्रमुख है, पवित्र है। गंगा नदी की बात करें तो एक बार उसका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, यमुना का 3 बार। और सिंधु नदी की बात करें तो उल्लेख जो है सर्वाधिक बार किया गया है। अब बात कर, ठीक है, इंद्र के स्थान पे क्या हो गया कि प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ठीक है, प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो ये बात कब की है, तो उत्तर वैदिक काल की है। ठीक है, अब बात करते हैं विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। क्या कहा गया यहाँ पे, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का जो विकास की बात कही जाती है तो वो किसमें कही जाती है, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि उत्तर वैदिक काल के राजाभिषेक की बात करें तो उस समय क्या हुआ करता था, उसमें राजसूय यज्ञ की बात की गई। राजसूय यज्ञ अनुष्ठान की बात कही जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। अगर बात करते हैं कि वर्ण का जो निर्धारण होता था, जैसे कि ब्राह्मण की बात करते थे, क्षत्रिय की बात करते थे, वैश्य की बात करते थे, शूद्र की बात करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि व्यवसाय के तौर पे, मतलब यहाँ पे व्यवसाय के आधारित बात की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर बात होने लग गई। ठीक है, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गई वर्ण की बातें। ठीक है, तो यहाँ पे यह बातें कही गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ नदियों के नाम है जो प्राचीन नाम दिया गया है और आधुनिक नाम दिया गया है। तो प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम, आधुनिक नाम मतलब अभी का नाम। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। कुरु बुक को देखिए तो क्या कहते हैं, कुर्रम बात करते हैं। कुंभा देखे तो काबुल, विस्तता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परशनी, रावी और सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृशदती, घग्गर, गौमती, गोमल और सुवस्तों की देखे तो सुवात। ठीक है,
तो ये बातें कही गई नदियों को लेकर के। अब यहीं पे अगर हम लोग देखें देवताओं के बारे में, तो देवताओं के बारे में वर्णन दिया गया ऋग वैदिक काल के देवता। देवता का नाम इधर लिखा गया है और इधर दिया गया है कि वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो अगर बात करते हैं कि इंद्र की बात करें, ठीक है, इंद्र की बात करते हैं तो युद्ध के नेता और वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि की बात करते हैं तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। यहाँ पे अगर वरुण की बात करते हैं तो वरुण में क्या देखते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। तो ये किसे कहा गया है, तो ये वरुण देवता को कहा गया। ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। ये सारे मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, तो इसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव की, तो आकाश की देवता, ठीक है, सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं आकाश की देवता। अब बात करें आगे देखें तो क्या है, सोम, वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण की बात करें तो पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, और मरुत की बात करें आंधी तूफान का देवता। ठीक है, तो ये सारे देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे ऋग वैदिक देवता की बात बताई गई है। हम लोग आगे देखते हैं एक थोड़ा सा विस्तार, ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कैसा था। तो अगर हम लोग बात करें ऋग वैदिक विस्तार कैसा था, तो पूरब की बात करते हैं। पूरब की बात करते हैं तो क्या है, पश्चिमी हिमालय से, ठीक है, पश्चिमी हिमालय से पश्चिम सीमा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेकर के नीचे दक्षिण में अरावली पर्वत तक फैला हुआ था। तो ये सारी बातें बताई गई है। आगे देखें इस फॉर्मेट में, तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में अरावली पर्वत, फिर उसके बाद पूरब में पश्चिमी हिमालय और पश्चिम में अफगानिस्तान। तो ये बात ध्यान में रखना है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये लास्ट सीमा की बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में देखें तो हल को सीरा एवं हल के रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निशक शतमान मुद्रा की इकाई जो है प्रचलित थी, सिक्का का चलन बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बातें कही गई कि उत्तर वैदिक काल में निशक शतमान मुद्रा की बात कही गई, लेकिन सिक्कों का चलन बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की बात करें तो ये वही दर्शन है, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे दर्शन के बाद। तो यहाँ पे एक मिनट, ये रहा, ये देखिए, तो इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। क्लियर है बात, इसके प्रवर्तक प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। ये बात याद रखिएगा, इसी तरह से याद होगा, जहां भी आ रहा है कनेक्ट करते चलिए। ठीक है, तो याद होते चले जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे क्या था। सांख्य दर्शन की बात करें तो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सभी दर्शनों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन दर्शन ये माना जाता है। अब बात करते हैं इसके अनुसार मूल तत्व जो है 25 है। मूल तत्व कितने हैं, तो 25 है, जिनमें से सबसे प्रथम क्या है, प्रकृति है। सत्यमेव जयते की बात होती है मुंडक उपनिषद से। और अगर इसकी बात करें इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, यज्ञ की तुलना किससे की गई है, फूटी नाव से की गई है। किससे की गई, तो फूटी हुई नाव से की गई है। तो ये सारी बातें बताई गई है। अब बात करते हैं आगे गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र में क्या है, सावित्री नामक देवता को संबोधित है गायत्री मंत्र, जिसका संबंध ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से है। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो यहाँ पे विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो वो रीजन क्या बताया जा रहा है, लोगों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं श्राद्ध की। श्राद्ध की प्रथा पहले पर दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि के बेटे कौन थे, निमि थे, उन्होंने शुरू किया था श्राद्ध का प्रथा। अगर बात करते हैं कि कौशाम्बी नगर की, तो कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में। तो ये बातें कही गई। अब बात करें, अब आगे देखते हैं तो महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, तो महाभारत और रामायण। कौन कौन से हैं, महाभारत और रामायण। तो महाभारत की बात करते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या बताया जा रहा है, तो जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जय संहिता और महाभारत की बात करें तो ये भी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र की बात करते हैं तो गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, तो ये बातें कही गई। हम लोग आगे देखते तो वेदांत की बात करें तो दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, तो बदरायन ने की थी। एक बार फिर से देखें इसे, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ
ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो बदरायन ने की थी। तो ये बात याद रखिएगा। ये सारा का सारा लूसेंट में मैं एक बात बताऊं कि जो भी चीजें बताई गई है वो सारा का सारा क्वेश्चन से मतलब एक्चुअल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें फैक्ट के रूप में जमा है, ठीक है ना। मान के चले तो आप अगर पूरी तरह से अध्ययन किए हुए हैं, पूरी तरह से सारी बातें को समझे हुए हैं, तो आप यहाँ से आसानी से किसी भी चीज को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें बताई जा रही है। लूसेंट बुक एक्चुअली मेरा मानना ऐसा है कि ये रिवीजन बुक है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। और बाकी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और भी बहुत सारी बातें होती है इसमें, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे ठीक रहता है मेरे अनुसार। अगर बात करें, मैं इस बुक को यूज करता हूँ रिवीजन करने के लिए ही। और बाकी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे देखें या ऐसा कुछ। आप लोग को जैसे समझ में आता है वैसे पढ़िए, बस लूसेंट खत्म होना चाहिए अच्छे तरीके से समझ करके। तो ये सारी बातें हैं कि लूसेंट में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि आपको शायद समझ ना हो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसे समझना है। तो इसलिए मैं बोला कि अगर पहले डिटेल में कुछ पढ़ा हुआ है तो इसे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। बाकी अगर समझ में नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बातचीत। क्या है यहाँ पे ऋग्वेद काल में देखें तो कुछ पर्वतों के नाम है। क्या नाम है? तो एक नाम देखें, मुंजवत चोटी, शिलामत, अर्जिक, सरयनावर्त और सुमोस। ये 5 पर्वत के नाम ऋग्वैदिक काल से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बताया। अब पंचजन की बात करते हैं तो पंचजन में अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु की बात की गई है। तो ये 5 जन है। तो ये सारी बातें कही गई किसके बारे में? तो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ये सारी बातें हम लोगों ने आज किया। अब हम लोग यहाँ पे लूसेंट में क्या क्या देख चुके हैं? पुरातत्व साक्ष्य देख चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल देख चुके हैं, सिंधु सभ्यता देख चुके हैं, और क्या देख चुके हैं? अब वैदिक काल आज समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? तो महाजनपद की, ठीक है। इसमें 16 महाजनपद की बात करेंगे हम लोग यहाँ तक इस लूसेंट को समाप्त कर चुके हैं। अब आगे इसी तरह से हम लोग चलेंगे। अभी तक जो क्लास आने में लेट हुई है, ये बीच का एक वीक जो छूटा हुआ है, मतलब बात करें 2-3 दिन से लूसेंट की मतलब कोई क्लास नहीं आ रही ना। हिस्ट्री के जो मैं डिटेल में पढ़ा रहा था वो भी क्लास नहीं आ रही है। तो मैं बात करता हूँ आज से ये कंटिन्यू रहेगा, आज से ये हर हर दिन ये चढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इससे कंटिन्यू जुड़े रहें, यही बात मैं करना चाह रहा था। अगर एक बार फिर से बात करें कि हम लोग क्या क्या देख लिए लूसेंट में, तो स्टार्टिंग में हम लोग भारत का परिचय देख लिए, और उसके बाद वेद की बात कर लिए, उसमें 4 वेद की बात कर लिए। उसके बाद विदेशियों का आगमन देख लिए, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद देख लिए। उसके बाद क्या देख लिए? उसके बाद हम लोग क्या बोलता है, पुरातत्व साक्ष्य देख लिए, प्राग ऐतिहासिक काल देख लिए, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता समाप्त कर चुके हैं अभी तक में। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्लास में किस चीज़ की? तो महाजनपद काल की। मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।